नमस्कार। जनरेटिव एआई वर्सेस कन्वेंशनल एआई, ये पार्ट 2 है हमारी जनरेटिव एआई वाली वीडियो का। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कि जनरेटिव एआई क्या होती है, जनरेटिव एआई के टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई और कन्वेंशनल एआई में क्या कुछ अपग्रेड हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो अगर हम समझे तो कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं लाइक गोल, ट्रेनिंग, आउटपुट, एप्लीकेशंस। इन कुछ फैक्टर्स के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि जनरेटिव एआई और कन्वेंशनल एआई यानी एआई का जो पुराना रूप रहा है, जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट वेयर एज कन्वेंशनल एआई एनालाइज, प्रोसेस एंड क्लासीफाई। कन्वेंशनल एआई ने एनालाइज किया, प्रोसेस किया, डेटा को क्लासीफाई किया, लेकिन जनरेटिव एआई में सबसे बड़ी बेस्ट बात क्या है कि वो आपके लिए एक फ्रेश और न्यू कंटेंट जनरेट कर सकती है। जनरेटिव एआई मॉडल्स यूज वास्ट लाइब्रेरीज ऑफ सैंपल्स टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क एंड अदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स। ट्रेनिंग देने में कन्वेंशनल एआई के लिए हमारे पास डेटा कम होता था, लेकिन जनरेटिव एआई के पास में आज के समय में बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं जो मशीन को ट्रेन आसानी से कर पा रही हैं। आउटपुट की बात करें तो जनरेटिव एआई का जो आउटपुट है वो फ्रेश है, इनोवेटिव है और कई बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड है जैसा हम सोचते भी नहीं है। कन्वेंशनल एआई में काफ़ी हद तक हमें प्रेडिक्टेबल होता है कि ये आउटपुट हमें मिलने वाली है। जनरेटिव एआई जो आज के समय में बेस्ट अपना दे रही है वो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, गेमिंग और डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन में कुछ वीडियोस को प्रिपेयर कर देना, जनरेट कर देना, ये काम जनरेटिव एआई आज के समय में बखूबी निभा रही है। जबकि कन्वेंशनल एआई बैंकिंग, हेल्थ केयर, इमेज रिकॉग्निशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन फील्ड्स पे अपना बेसिक काम कर पा रही थी, लेकिन इसी का एडवांस वर्जन जनरेटिव एआई जब से आया तो इसने इसको और ज़्यादा एनहांस करके और ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट देना शुरू कर दिया। जनरेटिव एआई के टाइप्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर एक टाइप दिया हुआ है जेन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये जो टाइप है जनरेटिव एआई का, इसका जो मेन काम है वो बेसिकली इमेज जनरेशन का है। जेन्स आर न्यूरल नेटवर्क दैट कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस फ्रेश डेटा। ये दो इसके कंपोनेंट हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर जो है फ्रेश डेटा प्रिपेयर करता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर ये जज करता है कि जो डेटा जनरेट हुआ है वो कितना रियलिस्टिक है और कितना उस पर कोई काम करने की जरूरत है। एग्जाम्पल दिया जैसे कि क्रिएटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग पीपल, कन्वर्ट इमेजेस फ्रॉम डे टू नाइट, जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, जनरेट रियलिस्टिक वीडियो। तो इमेज और वीडियो जो कि एआई जनरेटेड हैं उसको काम करने के लिए यहाँ पर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का हम यूज करते हैं। ये जनरेटिव एआई का एक पॉपुलर टाइप। जेन्स का जो दो मेन कंपोनेंट जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड पे डिस्कस किए हैं, एक जो डेटा क्रिएट करता है, ह्यूमन की जो नेचुरल पावर्स हैं उसको मिमिक करके रियल डेटा बनाने जैसा काम करता है, और डिस्क्रिमिनेटर उसको जज करता है, चेक करता है कि वो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, कितना रियलिस्टिक नहीं है। जैन के कुछ एग्जाम्पल हैं, इमेज जनरेशन है, स्टाइल ट्रांसफर है, डेटा ऑग्यूमेंटेशन है, टेक्स्ट टू इमेज सिंथेसाइज करने का काम यहां जैन का है। तो जैन सीवी, एनएलपी और जो अदर फील्ड्स हैं एआई की, उन सब में अपना बेहतर काम कर रहा है। ऐसे ही जनरेटिव एआई का एक और टाइप है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। इसका भी काम फ्रेश डेटा प्रिपेयर करने का है। यहां पर एनकोडर, डिकोडर और प्रोबेबिलिस्टिक लेटेंट स्पेस, ये तीन की कंपोनेंट यहां पे काम करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि आपने
कोई न्यू इमेज प्रिपेयर की, जनरेशन ऑफ न्यू इमेजेस सिमिलर टू गिवन ट्रेनिंग सेट, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, जनरेटिंग ड्राफ्ट फॉर राइटर, जनरेटिंग न्यू साउंड एंड म्यूजिक कंपोजिशन। तो ये म्यूजिक भी आपके लिए प्रिपेयर करके दे रहा है। 3 इसमें मेन कॉन्सेप्ट हैं। एनकोडर जो आपके लिए डेटा इनपुट कर रहा है, डीकोडर जो मैप कर रहा है लेटेंट स्पेस को ओरिजिनल इनपुट के थ्रू। और ये लेटेंट स्पेस क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है जो इनपुट डेटा को शो करता है। एक जिसने आपके लिए डेटा को जनरेट किया, डीकोडर जो डेटा की आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और लेटेंट स्पेस वो तरीका है जो आपके बने हुए कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहां एक एग्जांपल दिया कि इमेज कंप्रेशन, VAEs कैन कंप्रेस इमेजेस बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन अ लोअर डायमेंशनल लेटेंट स्पेस। यानी एक कंटेंट उसको कितने तरीके से रिड्यूस कर करके देखा जा सकता है, उसकी डायमेंशन घटाई जा सकती है। टेक्स्ट जनरेशन करना हो तो VAE कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट सैंपल बाय सैंपलिंग फ्रॉम द लेटेंट स्पेस। यानी उसको एक अलग नजरिए से देखते हुए उसके सिमिलर कुछ कंटेंट जनरेट करना। एनोमली डिटेक्शन, VAE कैन डिटेक्ट एनोमलीज बाय आइडेंटिफाइंग डेटा पॉइंट्स दैट हैव अ हाई रिकंस्ट्रक्शन एरर। जिस डेटा में ये कहीं कोई कमी देखता है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का काम VAEs में होता है। Generating art, VAEs can generate new artistic images by sampling from the latent space. So VAE has many application। तो ये भी CV, NLP और अदर फील्ड्स पे अपना बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। पहला था जेन्स, जिसमें हमारे पास में 2 की कंपोनेंट थे। अगर हम जेन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसमें जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, एक का काम डेटा जनरेट करना और उसको जज करने का है। दूसरा है हमारे पास में VAE, जिसमें एक एनकोडर है, डिकोडर है और एक लेटेंट स्पेस है। ये इनपुट डेटा को मैप करता है। डिकोडर मैप करता है कि लेटेंट स्पेस के साथ मिलकर के कि जो ओरिजिनल इनपुट डेटा था उसके आधार पर उसने कुछ जनरेट कर दिया, और फिर उसके आधार पर क्या जनरेट हुआ उसको रिप्रेजेंटेशन जो है इनपुट डेटा की वो लेटेंट स्पेस है। यहां पर RNNS, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये भी जनरेटिव AI का एक टाइप है। RNNs are a special class of neural network that excel at handling sequential data। ये sequential data पर काम करने में हेल्प करता है, like music और text। They function by ingesting past input and applying that knowledge to anticipate future input। एक डेटा जो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है उसके आगे क्या होना चाहिए, ये काम RNN करता है। Generating novel text in the style of a specific author or genre, predicting next character or word in a sequence, etc। बहुत बड़ी बात लिखी है। कोई नोवेल किसी ने लिखी, किसी ने कोई कहानी लिखी, उस ऑथर की कहानी हमने RNN के थ्रू मशीन को सुनाई, सिखाई, ट्रेनिंग दी। अब RNN इतना कैपेबल है कि ऑथर की थिंकिंग को कॉपी करके एक नए कैरेक्टर को जनरेट कर सकता है। तो ये RNN के कारण होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के कारण होता है। RNN के 3 कंपोनेंट हैं, इनपुट, हिडन स्टेट, आउटपुट। इनपुट में हम सीक्वेंशियल डेटा डालते हैं, कोई टेक्स्ट, स्पीच, टाइम सीरीज, ऐसा कुछ। हिडन स्टेट में इंटरनल मेमोरी जो RNN की वर्किंग है वो कैप्चर करती है इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इनपुट को लेती है और उस इनपुट के आधार पर फ्यूचर का डेटा कुछ निकाल करके देती है। लैंग्वेज मॉडलिंग, सेंटेंस को क्या बन देना चाहिए, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट निकल के सेंटेंस बनना चाहिए, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, ये सारे काम जनरेटिव AI में RNN के थ्रू हो पाते हैं। RNN के और एग्जांपल देखें, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज, मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट। तो ये एग्जाम्पल हैं जो लाइव RNN की हेल्प से जनरेटिव AI में काम कर रहे हैं। कुछ इसके वेरिएंट हैं, सिंपल RNN है, LSTM है, GRU है।
RNN are powerful tool for modeling sequential data, but they can be challenging to train and require careful tuning by hyperparameter. इसका मतलब बहुत सेंसिटिव यूज है और इतना रियलिस्टिक डेटा प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल है। आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक और टाइप आता है जनरेटिव एआई का जिसका नाम है ऑटो एनकोडर। These are neural networks that have been trained to learn a compressed representation of data. ये ट्रेंड है एक compressed representation of data को चेक करने के लिए। They function by compressing data first. पहले डेटा को कंप्रेस करते हैं, डीकंप्रेस करते हैं और फिर उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करने की क्षमता रखते हैं। ऑटो एनकोडर कैन बी अप्लाइड टू डीनॉइजिंग और पिक्चर कंप्रेशन एप्लीकेशंस। डीनॉइजिंग और पिक्चर कंप्रेशन आपने देखा होगा, बहुत सारा कंटेंट जो पहले से बन चुका है उसमें क्या और अच्छा हो सकता है, उसमें कुछ अगर कमी है तो उस कमी को दूर करके उसको ठीक करने का काम एनकोडर्स करते हैं। आर्टिस्टिक इमेज की क्रिएशन करना हो, कोई नई ड्रग डिस्कवरी करनी हो, हाईली रियलिस्टिक सैंपल्स को जनरेट करने का काम यहां पर एनकोडर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरेटिव एआई के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। हमने बताया कि जनरेटिव एआई आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज ऐसे 3 फील्ड पे अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया, द नेक्स्ट रेम्ब्रेंट प्रोजेक्ट, एक 3D पेंटिंग बनाई गई। आर्ट के क्षेत्र में जनरेटिव एआई के साथ में एल्गोरिथम का यूज किया गया और इस महान पेंटर की पेंटिंग को उनकी वॉइस, उनकी कुछ फोटोज, उनकी कुछ वीडियोस के आधार पर, उनके साउंड को सुनकर के उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, ऐसी एक 3D पेंटिंग जनरेट की गई। म्यूजिक के क्षेत्र में ये एग्जाम्पल है, AIVA इज एन AI कंपोजर। ये म्यूजिक जनरेट करने की एक वेबसाइट भी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लैंग्वेज के क्षेत्र में ट्रांसलेशन का काम हो, आगे क्या कंटेंट लिखा जाना है, पैराग्राफ में कहाँ कोई ग्रामेटिकल एरर है, ये सब सर्च करके ठीक करने का काम आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज 3 क्षेत्र में जनरेटिव एआई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो रेम्ब्रेंट प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, यही वो 3D इमेज है। राइट साइड पे विकिपीडिया की ओरिजिनल इमेज है और लेफ्ट साइड पर नीचे रेम्ब्रेंटिंग पेंटिंग है जो एआई का यूज करके, जनरेटिव एआई का यूज करके ये इमेज प्रिपेयर की गई। म्यूजिक में AIVA, ये यूट्यूब चैनल का लिंक है इसका AIV का। ये 256 से ज्यादा स्टाइल में म्यूजिक को कंपोज करने में कैपेबल है। लैंग्वेज की बात करें तो मेटा AI, चैट GPT, जेमिनाई, को-पायलट और भी ऐसे बहुत सारे टूल धीरे धीरे मार्केट में आए हैं जिनसे आप चैटिंग करके AI जनरेटेड कंटेंट देख सकते हैं। जनरेटिव एआई के बेनिफिट्स कहां कहां है? क्रिएटिविटी है, एफिशिएंसी है, पर्सनलाइजेशन है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि भाई देखिए जनरेटिव एआई कितना हेल्पफुल है और कितना बेनिफिशियल है। अब जो इतना ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे जिसने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, सोसाइटी को अपने अंडर में कर लिया है धीरे धीरे, इसके कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं, इसके कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी तो हैं जो सोसाइटी को बेस्ट देते हुए भी कुछ अगर लोग, कुछ कम्युनिटी अगर चाहें तो नेगेटिविटी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है डेटा बायस। बहुत जरूरी नहीं है कि ये मशीन ही है, एल्गोरिथम ही है जिनसे जनरेटिव एआई कंटेंट जनरेट कर रही है। अब ये किस भावना के साथ एल्गोरिथम लिखी गई है, डेवलपर ने क्या सोच के कंटेंट के लिए कुछ लिखा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो जनरेटिव एआई उसके बिहाफ पर कंटेंट जनरेट करती है। तो डेटा कुड बी बायस्ड, डेटा किसी पर्टिकुलर पक्ष में हो सकता है।
बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे जनरेटिव एआई का यूज हो, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी है, सोच भी नहीं सकते, कितने हार्मफुल इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोनों ही साइड हैं सिक्के के, दोनों पहलू हैं, बेनिफिट भी हैं तो ड्रॉबैक भी है। कंप्यूटेशनल डिमांड, अब इतनी ज्यादा डेटा को ट्रेन करा जाता है मशीन लर्निंग के थ्रू, तो इसके लिए हाई कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है या कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसी का समय है, आज भी यही एआई, जनरेटिव एआई अपने कंटेंट को मार्केट में पूरी तरीके से ले ही आई है। कंप्यूटेशनल डिमांड, अनसर्टेनिटी और डेटा बायस, ये तीन इसके मेन लिमिटिंग पॉइंट है प्रेजेंट में। हैंड्स ऑन एक्टिविटी देखें तो ये जैन पेंट नाम की एक वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक इमेज है, यहाँ पे आप अलग अलग चीजें लगा करके इस इमेज को नए तरीके से जनरेट करके चेक कर सकते हैं। आर्ट ब्रीडर है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखिए, आपके लिए वो इमेज जनरेट करने का काम करेगा। हालांकि ये काम आप मेटा एआई में भी बखूबी कर पाते हैं। आप मेटा एआई में लिखेंगे जनरेट एन इमेज फॉर दिस एंड दिस, तो आपके लिए एक इमेज जनरेट मेटा कर देता है, वो भी फ्री में कर देता है, व्हाट्सएप पे आपके साथ में इंटीग्रेटेड है, यू शुड ट्राई। रनवे एमएल, रनवे एमएल एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटिंग, ट्रेनिंग और डिप्लॉइंग जनरेटिव मॉडल्स। इट प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग वेरियस टाइप ऑफ जनरेटिंग मॉडल, चाहे वो जेन्स का हो, वीई का हो या इमेज क्लासिफायर का हो। तो रनवे एमएल इसके एग्जाम्पल है। कुछ एआई के टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, डिजाइन, कोडिंग, ऑडियो, प्रोडक्टिविटी, इनके लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ यूजिंग जनरेटिव एआई, ओनरशिप और ह्यूमन एजेंसी, ये क्वेश्चन आज भी बना हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो जनरेटिव एआई कंटेंट जनरेट कर रही है, इस पे ऑनरशिप किसकी होगी? क्या कंपनी की होगी या जो यूजर जनरेटिव एआई के प्रोडक्ट को यूज करके अपने लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है उसकी होगी? जनरेटिव एआई raises question about human agency and control. As technology become more sophisticated, it may become increasingly difficult to distinguish between content generated by human and machines. आज ये पहचान बना, जहां से इस प्रेजेंटेशन की सबसे पहले हमने शुरुआत की ली पहले पार्ट की वीडियो में, कि कौन सी इमेज रियल है और कौन सी इमेज एआई जनरेटेड है, ये पता कर पाना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो ये एथिकल कुछ पॉइंट्स हैं समाज की नैतिकता की दृष्टि से, जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। बायसनेस, गलत इंफॉर्मेशन देना, लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना, तो ये कुछ एथिकल कंसिडरेशन पॉइंट है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं सोसाइटी के लिए? फेक न्यूज बनाई जा सकती है, डीप फेक का इस्तेमाल करके गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सकता है। कई ह्यूमंस की जॉब को इसने रिप्लेस कर दिया है, और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है किसी के बारे में। इतने पावरफुल नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम सोसाइटी में जनरेटिव एआई के देख सकते हैं। अब हमारे पास जिम्मेदारी आती है कि हम जनरेटिव एआई का रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करें। हम देखें कि जो डेटा है वो डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ट्रेनिंग डेटा सेट, जब हम मशीन को ट्रेन करते हैं। आउटपुट जो है उसको स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए कि वो बायस तो नहीं है, वो कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है। प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है यूजर की प्राइवेसी को, उसके कंसेंट को, उसके परमिशन को, और क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कंटेंट की ऑनरशिप को लेकर के। एंगेजिंग इन पब्लिक डिस्कशन अराउंड द सोशल एंड एथिकल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जनरेटिव एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज कर पाएंगे। और इन शॉर्ट अगर समझें तो यूज ऑफ जनरेटिव एआई इज एसेंशियल फॉर ensuring that this technology is developed and used in a ways that benefit society. समाज के भले के लिए जनरेटिव एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कंटेंट ऐसा जनरेट हो।
एथिक्स को ध्यान में रखें, ट्रस्ट बनाएं, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन रिकर्जन इनको दूर करें, इनोवेशन को एनकरेज करें और जनरेटिव एआई के पोटेंशियल जो सोसाइटी को इंप्रूव कर सके ऐसे यूज होने चाहिए। तो यहां पर इस वीडियो पार्ट पे हम यही कंसेप्ट खत्म करते हैं और एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। रिस्पॉन्सिबल यूज देखे जनरेटिव एआई के, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं सोसाइटी में जनरेटिव एआई को लेकर, किन किन एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान रखना चाहिए। कुछ एआई के टूल्स हैं यहां पर, ऐसे ही एग्जांपल है रनवे एमएल है, आर्ट बीडर है, जैन पेंट है। लिमिटेशंस क्या हैं जनरेटिव एआई की जिन्हें हम कह सकते हैं, बेनिफिट्स कहां कहां पर हैं, लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट, यहां पर जनरेटिव एआई अपना बेस्ट दे रही है। ऐसे ही जनरेटिव एआई के टाइप, एनकोडर, आरएनएन, वीएई, जीएएनएस, तो ये सब कुछ एआई और कन्वेंशनल एआई में डिफरेंसेस, ये सब कुछ हमने इस पूरी वीडियो में समझा है। अगर आपको इस पूरे कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पार्ट 2 में हम जनरेटिव एआई का ये चैप्टर फिनिश करते हैं।